तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज का जो मतलब कि टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का मैं क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ क्लास 10th का। तो देख लेना सब लोग, पूरा चैप्टर को ध्यान से देखना और मैं सबका आंसर बताते चलूँगा। ठीक है, A to Z क्वेश्चन आंसर वस्तुनिष्ठ से स्टार्ट करूँगा और आपका अति लघु उत्तरीय, खाली स्थान, सुमेल करे, दीर्घ उत्तरीय, सारा क्वेश्चन A to Z। मतलब अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो चैप्टर 2 आपका खत्म और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है मेरे भाई। तो सभी लोग ध्यान से वीडियो को देखना और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। ठीक है, तो देख लो, यहाँ पर मैं लिखा हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10 समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके टीवी स्क्रीन पर, ये देखो। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। ठीक है, तो देखो इसका आंसर होगा 1861। सभी लोग ध्यान से देखना, 1861। ठीक है, ये है ऑप्शन में। तो जो जो चीज़ है इसमें सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों रूस में जो है ना, जार का मतलब होता है राजा, सम्राट। ठीक है, तो आपका आंसर होगा रूस का सम्राट। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा नंबर में कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म जो है सो जर्मनी में हुआ था, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, एग्जैक्ट एक एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। उसके बाद है दोस्तों साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो आंसर लिखेंगे रूस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो आंसर लिखेंगे, क्या होगा इसका आंसर, कार्ल मार्क्स। ठीक है, अगला है वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस भाई साहब टॉल्स्टॉय की रचना है। ठीक है, उसके बाद बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। तब बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। दोस्तों जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ आप स्टेप बाय स्टेप सारा देख लोगे, चैप्टर बाय चैप्टर आराम से कंप्लीट कर लोगे। किसी का हिम्मत नहीं कि आपका SST में कम नंबर लिया, 80 70 80 के आसपास नंबर लेके आओगे। ठीक है, तो अच्छा नंबर चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखें। उधर लाल सेना का गठन किसने किया था। तो आंसर होगा ट्रॉट्स्की ने। ठीक है, लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। ठीक है, अगला है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गया था, तो ये रखिएगा। अगला क्या क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि किस देश के बीच हुआ था। तो रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब आपने जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब इसका क्या क्वेश्चन है, खाली स्थान। ठीक है, तो बारी बारी से इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। रूसी क्रांति के समय शासक था तो वहाँ के साथ जार निकोलस था। ठीक है, तो जार निकोलस में सब लोग टिक मार लीजिएगा। उसके बाद है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व डॉडट ने किया था, तो लेनिन ने किया था। ठीक है, उसके बाद क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति डॉडट ईस्वी में लागू हुई थी। तो 1921 ईस्वी में। उसके बाद है रॉबर्ट ओवेन डॉडट का निवासी था, तो ब्रिटेन का। फिर वैज्ञानिक समाजवाद का जनक डॉडट को माना जाता था, तो कार्ल मार्क्स को माना जाता था। तो यहाँ पर जो है सो आपका ऑब्जेक्टिव मतलब जो भी था मतलब वस्तुनिष्ठ और खाली स्थान मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब अगला है आपका अति लघु उत्तरीय। दोस्तों अति लघु उत्तरीय यहाँ पर जो मैं आंसर दिया हूँ एकदम शॉर्ट फॉर्म में अच्छे से दिया हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद के बारे में पूछ रहा, क्वेश्चन यही पूछेगा कि पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं, चाहे पूंजीवाद क्या है, कुछ भी। तो देखिए पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें निजी व्यक्ति या व्यवसाय पूंजीगत वस्तुओं के मालिक हो। सिंपल बात समझिए कि ऐसा व्यवसाय जिसमें जो है ना उसका मालिक जो है सो कोई एक व्यक्ति होगा और उस व्यवसाय का कोई मालिक, जो कि मैंने लिखा है कि पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी व्यक्ति या व्यवसाय पूंजीगत वस्तुओं के मालिक हो। ठीक है, मतलब कि कोई भी वस्तु के मालिक हो। तो अपना ये कंप्लीट हो गया। खूनी रविवार क्या है। तो देखिए दोस्तों खूनी रविवार रूसी क्रांति में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि खूनी रविवार के दिन मतलब कि वो घटना हुआ था, इसलिए उसका नाम खूनी रविवार पड़ता। क्या था, जार की सेना निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा देते हैं। ठीक है, हजारों लोग मारे जाते हैं और 9 जनवरी 1905 ईस्वी को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है कि इधर हुआ जनता लोग और इधर हुआ मतलब कि राजा के आदमी। तो राजा के आदमी जनता पर जो है सो गोली चला देते हैं और चूंकि वो दिन था रविवार के दिन और 9 जनवरी 1905, तो इसीलिए उसका नाम खूनी रविवार पड़ा। सिंपल बात है। अक्टूबर क्रांति क्या है, तो क्या लिख देंगे 1917 की रूस की महान क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। सिंपल बात। अगला है सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, तो सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं। मतलब आम गरीब लोग, मीडियम फैमिली के लोग जो आता है उसको सर्वहारा वर्ग कहेंगे।
अगला है क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, मतलब क्रांति से पहले रूस के किसान का स्थिति किस प्रकार का था, वही बोलना है दोस्तों। एक बार मैं माइक चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो आंसर में होगा कि क्रांति के पूर्व रूस की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, वे करों के बेलम से दबे थे। मतलब कहने का मतलब क्रांति से पहले जो था ना, तो रूस के किसानों को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, वही बात लिखा हुआ है, आप ये बात लिख सकते हैं। लघुत्तर ये आप अति लघुत्तर ये भी मैंने खत्म करवा दिया। दोस्तों मैं एकदम इजी भाषा में आप लोगों को समझाते चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अगला है कि रूस की क्रांति के 2 कारण बताइए। तो क्वेश्चन पूछा है कि रूस क्रांति क्यों हुआ, इसके 2 कारण बताने के लिए। तो इसका आंसर आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। देखो, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन रूस में राजनीतिक संरचना स्थापित की थी। गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वच्छचारिता बढ़ती गई, ठीक है, बढ़ती गई और जनता की स्थिति बाद में बदतर होती गई। कृषकों की दयनीय स्थिति, कृषकों के पास पूंजी का अभाव था तथा करों का बोझ से दबे हुआ था। तो ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवाय कुछ चारा नहीं था। कहने का मतलब कि वहाँ का जो राजा था ना दोस्तों, एकदम खत्म था। उसको जो है सो गलत लोग मंत्री सब बात बोलता था और जो है सो गरीब लोगों से पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा देता था, जिसके कारण वहाँ का लोग सब गुस्सा करके झगड़ा लड़ाई कर दिया। तो यही 2 कारण है, आप आराम से पूरा को लिख लेना, एकदम परफेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है, नंबर मिलेगा। अगला है दोस्तों कि ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, हाँ ये रहा क्वेश्चन ये रहा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ उत्तरदायी थे। कहने का मतलब है रूसीकरण का जो नीति है रूस में, वो क्रांति के लिए क्या उत्तरदायी था, वो क्वेश्चन पूछ रहा था। देखो ध्यान से, लिखा हुआ कि सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयता का देश था। यहाँ मुख्य स्लाव जाति के लोग रहते थे। इनके अतिरिक्त फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातियों के लोग यहाँ पर रहते थे। वे भिन्न भाषा बोलते थे तथा इनका रस्म रिवाज भी भिन्न था। परंतु रूस के अल्पसंख्यक जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी की गई रूसीकरण की नीति से परेशान थे। इसके अनुसार देश में सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा, संस्कृति के लादने का प्रयास किया गया, ठीक है। उसके बाद है इससे अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई और 1868 में इस नीति के विरुद्ध पोलो ने विद्रोह किया। तो दोस्तों याद कर रखिएगा, पोलो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, पोलो ने विद्रोह किया और उसके बाद लिखा हुआ है निर्दयपूर्वक इसका दमन किया गया, जिससे रूसी तंत्र को प्रति उसका आक्रोश बढ़ गया। कहने का मतलब क्या है समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि रूसीकरण की नीति हेतु क्या क्रांति थी। कहने का मतलब जैसे मान के लिए ये रूस है, ये देश रूस है, ये पूरा देश रूस है, ठीक है। और इस रूस में जो है सो बाहरी लोग सब रह रहा है। अब यहाँ बाहरी लोग सब रह रहा है तो क्वेश्चन क्या लगा दिया यहाँ पर कि रूस का जो राजा था कि जो बाहरी लोग है ना, वो लोग भी जो है सो रूसी भाषा ही बोलेगा, रूसी रीति रिवाज फॉलो करेगा, नहीं तो उसको मारपीट के बिलगा देंगे। इसके कारण जो है सो बहुत ज्यादा झगड़ा लड़ाई हुआ। तो वही बात मैंने आपको इतना दूर में समझा दिया है, अच्छे से उसको लिख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। इसके बारे में लिखना है हम लोग को लिखना है कि कार्ल मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर 1848 में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। इससे आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया, जिसे पूंजीवाद का विरोध और वर्गहीन समाज की स्थापना का महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहने का मतलब है कि साम्यवाद, कहने का मतलब समझिए कि कार्ल मार्क्स एक व्यक्ति था जो कि एक ऐसा पत्र बनाता है जिसमें कि जो मीडियम फैमिली के लोग हैं, मीडियम तबके के लोग हैं, उसको जो है सो ज्यादा बढ़ोतरी देते हैं और ज्यादा धनी मनी लोग उसको वहां से हटाने की कोशिश करते हैं। तब जा करके जो है सो यहाँ पर एक परिभाषा का निर्माण होता है, जो कि आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप क्या करना कि मेरी बातों को सुन के इसको पॉज करके आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई लोग कि नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे। लेनिन, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, लेनिन एक कुशल सामाजिक चिंतक एवं व्यवहारिक राजनीतिक था। उसने यह स्पष्ट देखा कि तत्काल रूप से पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना क्या हो जाएगा, लागू करना एक साथ
पूंजीवाद से टकराना संभव नहीं है। अतः उसने नई आर्थिक नीति की घोषणा की जिससे मार्क्सवादी तुल्यों मूल्यों की तरह तरजीह ताकि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों एक साथ हो। कहने का मतलब है कि जो वहाँ का जो कार्ल मार्क्स थे उनको पता था कि एक साथ सभी पूंजीवाद को मतलब पूंजीपति वाले लोगों को भगाना मुश्किल है, तो इसीलिए वो एक बैलेंस नियम बनाते हैं जिसके थ्रू जो है सो वो लोग आगे रूस में रहने का सिलसिला जारी रखे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की पराजय क्रांति हेतु प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे। कहने का मतलब है कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस भी भाग लिया था लेकिन वहां से वो निकल गया था, मतलब हार गया था, तो उसके बाद जो है क्रांति हुआ था, उसमें क्या भूमिका है वही बात आपको बताना है। सिंपल बात समझिए। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध में आप अगर ये चीज लिख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय रूसी क्रांति तत्कालिक कारण बना, क्योंकि युद्ध के मध्य जार द्वारा सेनापति कमान हाथों में लेने के कारण जरीना और उसके तथा कथित गुरु क्या लिखना है रासपुटिन पादरी जैसा निकृष्ट व्यक्ति को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा भी गिर गई। कहने का मतलब है कि जैसे रूस में जो किस तरीके से जो है सो हार जाता है प्रथम विश्व युद्ध में रूस, इसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अच्छा से मैंने इसको आपको बता दिया है, अच्छे से लिख लेना, कोई डाउट नहीं होगा। अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से बहुत टकरा जाता है, तो इसको अच्छे से देखना। ठीक है, क्वेश्चन है, अब पहला क्वेश्चन है कि रूस की क्रांति के कारणों का विचार, मतलब कहने का मतलब रूस की क्रांति क्यों हुआ उसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है जार की निरंकुशता जार निकोलस। कहने का मतलब है कि वहां का जो राजा था उसके कारण भी वहां युद्ध हुआ था, जिसके शासनकर्ता क्रांति वैदिक अधिकारों में विश्वास करता था, उसे आम लोगों की कोई चिंता नहीं थी, उसके द्वारा नियुक्त अफसरशाही व्यवस्था अस्थिर जड़ और अकुशल थे, अतः जनता की स्थिति बद से बदतर हो गई। कहने का मतलब नहीं समझे, कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। मतलब कि वहाँ का जो राजा था ना जार निकोलस द्वितीय, वो बहुत ज्यादा बेकार राजा था और वहाँ का स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गया रूस का, तो उसके कारण भी युद्ध हुआ, पहला कारण। अच्छा, आप दूसरा कारण में क्या लिख सकते हैं, वहाँ के कृषकों की स्थिति दयनीय थी। दोस्तों मैंने आपको पहले ही पढ़ाया कि वहाँ के किसान सबका स्थिति बहुत दयनीय हो गया था, तो उसमें बारे में भी हमको लिख देना है। सिंपल फंडा क्या लिख देना पता है, लिख देना है कि कृषकों की स्थिति दयनीय होने के साथ पूंजी का अभाव था तथा वे करों के बोझ से दबे हुए थे, उसके पास क्रांति के समय कोई ऑप्शन नहीं था। कहने का मतलब कृषक तो किसान तो वहाँ का उसके पास मतलब कि बहुत ज्यादा पैसा था नहीं, और रूस के लोग बोलते थे कि पैसा देना है वहां के राजा साहब, तो इसके लिए वो सब गुस्सिया करके जो है से युद्ध स्टार्ट कर दिया। अगला तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा कारण क्या हो सकता है। तीसरा कारण है दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि मजदूरों के दयनीय स्थिति, तो वहां का मजदूर सब जो है उस सब का भी स्थिति बहुत खराब था, तो लिख देंगे यहाँ पर अधिक काम के बदले कम मजदूरी थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे और उसके मांगों को समर्थन में हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। तो कहने का मतलब इतना सब चीज जो है सो उस सब, तो ये सब चीज जो है मजदूर के साथ भी होता था, मतलब उसका स्थिति बहुत खराब था, तो इसके लिए भी वहां पर युद्ध हुआ। आगे है औद्योगिकरण की समस्या। कहने का मतलब है दोस्तों औद्योगिकरण की समस्या, रूस में राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था, यहाँ औद्योगिकरण के लिए विदेश में पूंजी पर निर्भरता थी, विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे, अतः चारों ओर असंतोष था। कहने का मतलब है कि औद्योगिकरण जो वहां पर जो बिजनेस जो था उसका भी जो है सो अलग ही एक दबाव था, जिसके कारण वहां युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है रूसीकरण की नीति। जार निकोलस द्वितीय ने विभिन्नता का ख्याल न करते हुए देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा शिक्षा संस्कृति को लादने का प्रयास किया, जिससे जनता को राजतंत्र के प्रति असंतोष मिला। कहने का मतलब वहां का जो राजा था जार निकोलस द्वितीय बोल दिया कि बाहर से जो लोग आए हैं वो भी रूसी भाषा ही बोलेगा, तब जाकर के जो है सो उसको यहाँ पर रहने का अनुमति मिलेगा, ये भी एक कारण था। अगला क्वेश्चन विदेशी घटनाओं का प्रभाव। क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय आर्थिक सुधारों का युग आरंभ किया। तत्पश्चात 1904-05 के रूस जापान युद्ध में रूस की प्रथम क्रांति और प्रथम विश्व युद्ध में बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये 5-6 कारण ऐसे थे जो कि रूस की क्रांति को प्रभाव किया था, ये बात आप आराम से लिख सकते हैं। फिर लास्ट में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसी में
उसी में आप लिख दीजिएगा कि मार्क्सवाद का प्रभाव, बुद्धिजीवी का योगदान, टॉल्स्टॉय, क्या लिखा हुआ है, दोस्तोवस्की तुर्गेनेव और चिंता वैचारिक क्रांति को परेशान करते रहे और रूस के औद्योगिक मजदूरों पर कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचारों का पूर्ण प्रभाव था। अतः रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव जारशाही का अंत, समाजवाद व्यवस्था की स्थापना चाहता था। उसने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेसी की स्थापना की और 1903 में शासन एवं अनुशासन के मुद्दे पर गदर पार्टी में फूट डाली और बहुमत वाला दल बोल्शेविक सर्वहारा पक्षधर था, जबकि मोन्शेविक मध्यवर्गीय थे। और उसके बाद जो है सो 1901 में सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ, जो कि किसानों की मांग को उठाता था। इस प्रारंभ मार्क्सवादी की विचारधारा को प्रभावित मजदूर एवं किसानों ने संगठन रूस की क्रांति का एक महान कारण साबित हुए। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, रूसी सेनाओं की हार को ध्यान में रखते हुए जार ने सेना को कमान अपने हाथों में ले लिया, जिससे उनके खिलाफ षड्यंत्र मौका मिला और राजतंत्र स्थापित हुआ। कहने का मतलब आप समझिए, यहाँ पर जो मैंने आपको जो भी 5-6 लाइन पढ़ा है उसको आप आराम से पॉज कर लेना, आप पूरे को अच्छे से लिख लेना। ये आंसर जो है मैंने अच्छे से अध्ययन करके और इसको बना करके सही ढंग से फिर मैं सबमिट किया हूँ, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। तो बना लेना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति क्या थी? तो दोस्तों आप नई आर्थिक नीति क्या थी, दूसरा क्वेश्चन दीर्घ उत्तर ये है, तो इसको ध्यान से देखना। नई आर्थिक नीति, तो दोस्तों नई आर्थिक नीति क्या है, इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखो, तो नई आर्थिक नीति में आप यहाँ से लिखना कि लेनिन एक कुशल सामाजिक चिंतक था, व्यवहारिक राजनीतिक था। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि तत्कालीन प्रभाव समाजवादी व्यवस्था लागू करना एक साथ पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव नहीं है, ठीक है। लेनिन जो था ना, वहाँ का बहुत ही अच्छा आदमी था। उसने देखा कि एक अवैध पूंजीपति वर्ग से टक्कर लेना संभव नहीं है, तो पूंजीवादी दुनिया को टक्करना संभव नहीं, इसलिए 1921 में उसने नई आर्थिक नीति की घोषणा की। तो कहने का मतलब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुआ? तो 1921 में। किसके द्वारा था? लेनिन द्वारा। उसने नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसे नई आर्थिक नीति कहते हैं। इसका प्रमुख बात निम्नलिखित था। उसमें क्या क्या बात लिखा हुआ था उसको आप दोस्तों समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या था कि किसानों ने किसान से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचा हुआ अनाज किसान का था, वह इसका मन चाहा इस्तेमाल कर सकता था। तो पहले किसान के बारे में बताया। दूसरा बोला कि यद्यपि यह सिद्धांत कामयाब रहा तो जमीन राज्य की है, फिर भी व्यापार में जमीन किसान की हो गई। कहने का मतलब किसान के पक्ष में बहुत सारा लगाया। फिर लगाया कि 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योग में व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। जो भी 20 से कम वाला उद्योग है कोई भी बिजनेस में, तो जो है सो खुद से हम चला सकते हैं, ऐसा नियम लगाया। उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफी छूट दी गई। उसके बाद जो है सो विदेशी पूंजी को सीमित और आमंत्रित की गई। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा राजकीय एजेंसी द्वारा तोड़ा गया। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। ट्रेड यूनियन का अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। कहने का मतलब है ना कि बहुत सारा नई आर्थिक नीति में अच्छा नियम बना करके लाया, जिसके कारण रूस के जनता को प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि रूस की क्रांति रूस के प्रभाव विवेचना करें। कहने का मतलब है कि रूस क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें, मतलब रूस की क्रांति होने से उसको क्या प्रभाव पड़ा, सिंपल समझिए। तो देखिए, इस क्रांति के तत्पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हुई। कहने का मतलब है कि जैसे ही रूस की क्रांति हुई तो जो श्रमिक लोग थे, मजदूर लोग थे, वो लोग जो है सो आगे आया, मतलब स्टार बन गया, ठीक है। और इसने अन्य क्षेत्रों का आंदोलन को प्रोत्साहित किया। और ये क्या काम किया कि अलग अलग क्षेत्रों में आंदोलन स्टार्ट करवा दिया, जो जहां जहां जो है गरीब लोग को सताया जाता था। रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा स्तर पर पद खेमा विभाजित हो गई। साम्यवादी विश्व पूंजी विश्व के पश्चात यूरोप भी दो भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी एवं पश्चिमी यूरोप। धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात और समाजवादी क्रांति के पहले यूरोप में वैचारिक आधार पर इस तरह विभाजन नहीं देखा गया था। कहने का मतलब रूस की क्रांति से बहुत ज्यादा जो है सो प्रभाव पड़ा। आगे क्या लिखेंगे, सब उसी का आंसर है दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध तथा पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच शास्त्रीय
शास्त्रों की ओर चलती गई। कहने का मतलब आपने नहीं समझा कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें भी जो है सो उसके बारे में जो क्रांति हुई वहां पर ये दिया हुआ है। अगला है रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में नवीन आर्थिक मॉडल आया, जिससे पूंजीवादी देश में परिवर्तन हुए और मॉडलों को अपना लिया। इस प्रकार पूंजीवादी चरित्रों का भी परिवर्तन हुआ। कहने का मतलब है जो नई आर्थिक नीति आया था, जिसमें कि किसान वगैरह के बारे में जो लिखा हुआ था अच्छा बात, उसमें भी परिवर्तन आने से बहुत लोगों में परिवर्तन आ गया। उसके बाद इस क्रांति से सफलता ने एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश मुक्ति होने का प्रोत्साहन मिला और सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका देशों में होने लगा। कहने का मतलब है कि रूस की क्रांति से भी जो है सो क्या हुआ, क्योंकि रूस की क्रांति का मेन हीरो था मध्यम लोग, जो गरीब लोग थे, जो मजदूर लोग थे। तो जैसे जैसे रूस में आज़ादी हुआ ना, तो अपना इंडिया में भी उस टाइम अंग्रेज लोग आया हुआ था, तो वहाँ भी जो है लोग सब पढ़ा समझा, देखा कि जब वहाँ का लोग आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं तो हम लोग भी लड़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग का देश भी आज़ाद इसी क्रांति के बाद से स्टार्ट हुआ। और है दोस्तों चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि कार्ल मार्क्स के बारे में। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही हाई फाई है, पूछ देता है क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स की जीवनी और सिद्धांतों का वर्णन करें। कार्ल मार्क्स बना पूछे, कार्ल मार्क्स कौन था? दोस्तों देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में होता। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1818 ईस्वी में। कहाँ पर? तो जर्मनी के एक यहूदी परिवार में। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स प्रसिद्ध वकील थे। तो कार्ल मार्क्स के पिता का भी नाम पूछ देगा, तो दोस्तों इसको मैं वो कर देता हूँ हेनरिक मार्क्स, ठीक है। तो हेनरिक मार्क्स याद रखिएगा, ठीक है, जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। और मार्क्स ने बोनबी विधि के शिक्षण ग्रहण, परंतु 1876 में बर्लिन के चले गए, जहां उन्होंने जीवन को एक नया मोड़ मिला। मार्क्स हेगेल के विचारों से प्रभावित। तब क्वेश्चन यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि मार्क्स जो थे सो किन के विचारों से प्रभावित थे? तो आंसर लिख देना हेगेल के विचारों से। 1843 में उन्होंने बचपन के मित्र जेनो से विवाह किया। देखिए मार्क्स की पत्नी का नाम था जेनी, ठीक है दोस्तों, तो जेनी उसके पत्नी का नाम था, याद रखिए। अगला है जेनी से विवाह किया। उन्होंने राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर मोंटेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का गहन अध्ययन किया। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल्स से हुई, जिनसे जीवन भर उनकी गहरी मित्रता बनी रही। एंगल्स के विचारों एवं रचनाओं से प्रभावित होकर मार्क्स ने भी श्रमिकों के कष्टों एवं उनकी कार्य की दशाओं पर गहन विचार करना आरंभ कर दिया। मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर 1948 में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिन्हें आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का भी जनक कहा जाता है, ठीक है। आगे उपयुक्त घोषणा पत्र से मार्क्स ने आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। मार्क्स ने विश्व के उन गिने चुने चिंतकों में से जिन्होंने इतिहास की धारा को व्यापक रूप से प्रभावित किया। मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की थी। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, दास कैपिटल नामक स्थापना मार्क्स ने किया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद है जिसे समाजवादी बाइबिल भी कहा जाता है, जिसे बाइबिल भी कहा जाता है, ठीक है। तो मार्क्स के कुछ सिद्धांत जो है निम्नलिखित थे, नीचे में लिखा हुआ है दोस्तों, तो इसको भी हम लोग कुछ अध्ययन कर लेते हैं। पहला सिद्धांत था द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। तो उनके सिद्धांत में कुछ था द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, फिर था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, फिर इतिहास के भौतिकवाद विभाग, फिर मूल एवं अतिरिक्त मूल का सिद्धांत, फिर है राजविहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। मतलब इनके द्वारा कुछ दिया गया सिद्धांत था, जो कि ये था, आप लोग पढ़ लीजिएगा और लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला यूटोपियन समाजवादी विचार को वर्णन कर। यूटोपियन समाजवादी क्या था उसके बारे में हम लोग को लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले लिखेंगे उत्तर में यूटोपियन स्वप्रभवी समाजवादी विचार निम्न है। सबसे पहले में लिख देंगे दोस्तों यहाँ पे कि सेंट साइमन प्रथम यूटोपियन समाजवादी एवं फ्रांसीसी विचारक थे, जिसने समाज की निर्धन वर्ग में भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करने और लोगों को एक दूसरे के शोषण करने के बदले मिलजुल कर काम करने की बात कही। उसने घोषित किया प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार आगे, यही समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया, ठीक है। अब क्या बन गया उसके बारे में यहाँ पर मैंने लिखा है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि चार्ल्स फैरिपर एक आधुनिक औद्योगिकवाद विरोधी था। उनका मानना था कि श्रमिकों ने छोटे बड़े नगरों कस्बों में काम करना चाहिए। उसके बाद है लुई
ब्लॉ फ्रांसीसी यूरोपियन चिंतकों को एकमात्र व्यक्ति हैं जिसने राजनीतिक में हिस्सा लिया तथा उनका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावीकरण करने के लिए पहले जरूरी है। उसके बाद है ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन, वह सबसे महत्वपूर्ण यूरोपियन चिंतक जिन्होंने बताया कि संतुष्ट श्रमिक एक वास्तविक श्रमिक है। कहने का मतलब है कि यूरोपियन समाजवादी के विचार क्या थे उनके बारे में मैंने पूरा बताया है। उसका सुमेल करे में आप चेक कर लीजिएगा। पहला का आंसर ख होगा, दूसरा का घ, तीसरा का अंग, चौथा का ग, पांचवा का क। फिर से समझिए, पहला का आंसर ख, दूसरा का देखिए पहला का ख होगा, ठीक है, दूसरा का हो जाएगा आपका घ, ठीक है, उसका तीसरा का आंसर हो जाएगा आपको, तीसरा का आंसर हो जाएगा अंग, फिर उसके बाद चौथा का जो आंसर है वो हो जाएगा ग, फिर पांचवा का जो आंसर होगा वो हो जाएगा क। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। और तो सभी लोग जो है सो क्या हुआ, द एंड। तो दोस्तों अब इसको खत्म करते हैं और प्लीज इसको लाइक से सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना अपने मित्रों के साथ। बाय।